नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल द ग्रेट इन्फो सबके लिए शिक्षा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में है क्या सिस्टम। सबसे पहले पाचन क्या होता है, पहले तो हम यही समझेंगे, फिर समझेंगे हम कि भाई पाचन तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो पाचन ही हम समझ लेते हैं क्या है। तो देखो पाचन क्या होता है। ठीक है, पाचन हम जो भोजन खाते हैं तो हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भोजन को लेते हैं। देखो हम भोजन में क्या क्या चीज़ें खाते हैं। या तो आप भोजन के अंदर देखो विटामिन खा रहे हो, ठीक है, या तो आप विटामिन खा रहे हो भोजन में, या आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो भोजन के अंदर, ठीक है, या आप प्रोटीन ले रहे हो भोजन के अंदर। तो ये जो हम चीज़ें खाते हैं ना, हमारा शरीर इनको एज सच ऐसे का ऐसा यूज नहीं कर सकता। ठीक है, हमारा शरीर इनको ऐसे का ऐसा क्या नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। तो हम इनको क्या करते हैं, सिंपल पदार्थों में तोड़ते हैं, फिर हमारा शरीर इनको यूज करता है। इस क्रिया को पाचन कहते हैं। तो पाचन का मतलब होता है जटिल चीज़ को सिंपल चीज़ों में तोड़ना। और पाचन क्रिया में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हैं बच्चों एंजाइम। ठीक है, तो पाचन क्या होता है, भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना और शरीर द्वारा अवशोषित करना। यानी पहले तो भोजन छोटे टुकड़ों में टूटेगा, फिर हमारा शरीर उसको अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब जो पाचन क्रिया होती है ना वो दो प्रकार की होती है। एक को तो हम कहते हैं बच्चों यांत्रिक पाचन, यानी मैकेनिकल डाइजेशन। इसमें क्या होगा, जैसे हम भोजन को चबा रहे हैं, इसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। और एक होता है रासायनिक पाचन, केमिकल डाइजेशन, जिसमें क्या होता है एंजाइमों का उपयोग होगा। जैसे आप दांतों से चबा रहे हो भोजन को, तो ये तो मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। दूसरा, एंजाइमों की मदद से भोजन आपका टूट रहा है, जब एंजाइम क्रिया करेंगे भोजन के ऊपर, इसको कहेंगे बच्चों हम क्या, केमिकल डाइजेशन। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ आ गई होगी। तो पाचन क्रिया की तुम्हें परिभाषा पता चल गई होगी। अब क्या होता है बात समझना। तो अब क्या होगा बात समझना। देखो, तो जब भोजन का पाचन होगा ना, जब भोजन का क्या होगा, पाचन होगा, तो भोजन को मुख्य रूप से 5 स्टेप्स चरणों से गुजरना पड़ेगा। 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा। जो भी हम भोजन खाते हैं तो 5 स्टेप हैं, उनसे होकर भोजन का पाचन होता है। तो पहला स्टेप है, देखो ये 5 स्टेप जो है ना, या तो आपसे ये पूछ सकता है कौन से स्टेप में क्या होता है। दूसरा, कई बार क्या होता है, ये इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, यानी कौन सा स्टेप पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये भी आपको कई बार ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है बच्चों, स्टेप का नाम है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण, ठीक है, इंजेशन। इसमें क्या करेंगे, भोजन को हम ग्रहण करेंगे मुंह के माध्यम से, क्योंकि हम तो मुंह से भोजन हम क्या करते हैं, लेते हैं बच्चों। तो अंतःग्रहण का मतलब है भोजन को क्या करना बच्चों, ग्रहण करना। किसके माध्यम से, मुंह के माध्यम से भोजन को ग्रहण करना। तो हम भोजन को क्या करेंगे बच्चों, ग्रहण कर लेंगे। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, अंतःग्रहण कहते हैं। यानी भोजन आपने क्या किया, मुंह के अंदर डाला और आपकी बॉडी के अंदर चला गया, इसको कहते हैं अंतःग्रहण। ठीक है, अब दूसरा स्टेप जो हम मेनली पढ़ेंगे इस क्लास में, उसका नाम है पाचन। ठीक है, पाचन का क्या मतलब है, जो हमने भोजन किया है एंजाइमों की मदद से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये दूसरा स्टेप है जिसको कहते हैं पाचन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डाइजेशन। तीसरा स्टेप है बच्चों अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, जब पाचन क्रिया हो जाती है तो पाचन क्रिया के बाद हमारा जो पचा हुआ भोजन है वो खून में चला जाता है और हमारी कोशिकाएं वहाँ से उसको अवशोषित कर लेती है। छोटी आंत की दीवारों के माध्यम से भोजन में मौजूद पोषक तत्व रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। कह रहा छोटी आंत की जो दीवारें होती है ना, वहाँ से हमारा भोजन क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे आगे, छोटी आंत के अंदर विलय यानी रसांकुर होते हैं, वो भोजन को अवशोषित कर लेते हैं और खून में चला जाता है भोजन। उसके बाद हमारी कोशिकाएं उसको अवशोषित कर लेती है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप है बच्चों, चौथा स्टेप है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब है कि जो भोजन से हमें ऊर्जा मिली है उसका हम अपने दैनिक जीवन में यूज करें, स्वांगीकरण। ठीक है, अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग करना। तो जो हमें ऊर्जा मिली है शरीर की कोशिकाएं उसको यूज करेंगी नई कोशिकाओं को बनाने में। ठीक है, कई बार तुमने ये सुना होगा देखो कि भाई हमारा लड़का खाता पीता तो बहुत ज़्यादा लेकिन इसको कुछ नहीं लगता, तो इसका मतलब है उसका स्वांगीकरण नहीं हो पा रहा है। स्वांगीकरण का ये मतलब है कि भोजन जो आपने खाया है आपके शरीर के लगे वो। ठीक है, उसके बाद है बच्चों निष्कासन। निष्कासन, इजेशन इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भोजन पचता नहीं है उसे हम मल द्वारा उसका त्याग कर देते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, देखो एक तो वर्ड है निष्कासन और एक तुमने पढ़ा होगा एक्सक्रीशन। एक वर्ड एक्सक्रीशन भी है, इन दोनों में फर्क होता है। देखो एक्सक्रीशन क्या होता है, पाचन क्रिया के बाद जो वेस्ट पदार्थ बच जाते हैं ना, सुनो ध्यान से, पाचन क्रिया के बाद जो वेस्ट पदार्थ बच जाते हैं ना उनको शरीर से बाहर निकालना तो होता है एक्सक्रीशन, जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन। और इजेशन होता है कि जो पचे ही नहीं है,
जो चीज़ पचा ही नहीं है उसे शरीर से बाहर निकालना है इजेशन। तो इजेशन का मतलब है जो चीज़ पचा नहीं उसे शरीर से बाहर निकालना। और एक्सक्रीशन होता है पाचन क्रिया के बाद जो वेस्ट बनेंगे उनको शरीर से बाहर निकालना। तो ये 5 स्टेप आपको लाइन वाइज याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले आया भाई अंतःग्रहण, दूसरे नंबर पे आया बच्चों पाचन, तीसरे नंबर पे आया अवशोषण, चौथे नंबर पे आया स्वांगीकरण और पांचवें नंबर पे आया निष्कासन। तो ये 5 स्टेप चलेंगे लाइन वाइज, ठीक है। अब चलो बच्चों आगे की तरफ हम चलते हैं। तो अब हम पाचन तंत्र के ऊपर आ जाएंगे। इन 5 स्टेपों को आपको ध्यान रखना है। तो अब पाचन तंत्र क्या होता है ये बात समझना तुम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों, पाचन तंत्र, जो हमारा पाचन तंत्र है इसको हमने मोटे मोटे 2 भागों में बांट दिया। पाचन तंत्र तो सारे समझते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र का मतलब क्या है एक बात समझना। देखो पाचन तंत्र का मतलब क्या है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र का क्या मतलब है भाई, वो सारे अंग जो पाचन क्रिया में हेल्प करेंगे उन सभी को मिलाकर ही तो हम पाचन तंत्र कहेंगे। वो सारे अंग जो पाचन क्रिया में हेल्प करेंगे उन सभी को मिलाकर हम क्या कहेंगे बच्चों, पाचन तंत्र कहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जो पाचन तंत्र है इसको हमने बांट दिया मोटे तौर पर 2 भागों में बच्चों। एक का नाम तो है बच्चों एलिमेंट्री कैनल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आहार नाल। आहार नाल वो हिस्सा है बच्चों जैसे हम मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं और हमारी बड़ी आंत का अंतिम हिस्सा होता है गुदा, वहाँ से हम मल का त्याग कर देते हैं। यानी भोजन हमने मुंह से लिया, उसके बाद भोजन हमारा भोजन नली से जाएगा बच्चों पेट में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर बड़ी आंत का अंतिम हिस्सा है अनस, वहाँ से हम क्या करेंगे, त्याग कर देंगे। तो इस पूरी को आहार नाल कहते हैं बच्चों, ठीक है। जहाँ से जो भोजन का पाथवे है, भोजन जहाँ से ट्रैवल करेगा अपना, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियाँ वो है भोजन इनसे ट्रैवल नहीं करता, लेकिन ये भोजन के हेल्प करने में, भोजन को पचाने में हेल्प करेंगी। इसके अंदर हमारा लीवर आएगा, लार ग्रंथियाँ आएगा और अग्नाशय आएगा, ठीक है। तो पाचन ग्रंथियों के अंदर हमारे क्या क्या आने वाला है, एक तो इसके अंदर हम लीवर पढ़ेंगे, यकृत, ठीक है। एक हम इसके अंदर पढ़ेंगे अग्नाशय, अग्नाशय जिसे हम पैनक्रियाज कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और एक इसके अंदर लार ग्रंथियाँ हम पढ़ेंगे। तो ये वो ग्रंथियाँ हैं जिनमें भोजन तो जिनमें नहीं जाएगा, लेकिन वो भोजन में कुछ ना कुछ हार्मोन या एंजाइम मिलाएंगे। तो पाचन ग्रंथियाँ वह भोजन में इनडायरेक्ट तरीके से हेल्प करेंगे, या तो भोजन के अंदर एंजाइम मिला देंगे या हार्मोन मिला देंगे। और आहार नाल वो हिस्सा है जहाँ से हमारा भोजन ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो एक एक करके हम इन दोनों की बात करने वाले हैं और पहले हम एलिमेंट्री कैनल की ही बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सब ओके होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक तुम्हें आनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एलिमेंट्री कैनल। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको यहाँ से नोट डाउन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, क्या होता है बच्चों आहार नाल, क्या होता है। देखो हम मुंह से क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। हम मुंह से क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। यहाँ से आपने भोजन लिया, उसके बाद इस भोजन नली से होता हुआ हमारा भोजन, इस भोजन नली से होता हुआ सबसे पहले जाएगा अमाशय, अमाशय के बाद जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद जाएगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद जो ये लास्ट वाला हिस्सा है जहाँ से मल का त्याग कर देते हैं गुदा, इस पूरी लंबाई को हम आहार नाल कहते हैं बच्चों। यानी जहाँ से लिया और जहाँ से निकाला पूरा आहार नाल है, ठीक है। तो आहार नाल कहाँ से शुरू होगी, मुंह से, ठीक है। हमारे मुंह से लेकर गुदा तक की लंबाई को आहार नाल कहते हैं भाई। मुंह से लेकर गुदा तक क्या है आपकी लंबाई जो है उसको कहते हैं बच्चों आहार नाल। पहली बात आपको समझ है। दूसरा, अगर आपसे पूछे भाई आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 32 फीट इसकी लंबाई होती है बच्चों, 32 फीट, ठीक है। एनसीईआरटी का ही डाटा मैं ज़्यादातर तुम्हें बताऊंगा, 32 फीट, ठीक है। 32 फीट का मतलब है 9 मीटर भाई, 9 मीटर। एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 9 मीटर की लंबाई होती है। तो आहार नाल की लंबाई जो होती है बच्चों 9 मीटर होती है, 9 मीटर होती है। अब आहार नाल के अंदर क्या क्या आएगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा मुंह आएगा, सबसे पहले तो हमारा मुंह आ जाएगा बच्चों। मुंह के अंदर क्या क्या आएंगे, मुंह के अंदर आ जाएंगे बच्चों आपके दांत आएगा, दांत आ जाएंगे, और आपकी जीभ आ जाएगी, ठीक है। दांत और जीभ आ जाएगी, दांत, और उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, मुंह के बाद आपकी भोजन नली आ जाएगी, ईसोफेगस जिसे हम कहते हैं भोजन नली, ठीक है। भोजन नली, भोजन नली भी इसके अंदर आ जाएगी। भोजन नली के बाद आपका भोजन किस में जाएगा बच्चों, अमाशय में जाएगा, अमाशय में चला जाएगा बच्चों। अमाशय के बाद भोजन किस में जाएगा बच्चों, छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत के बाद भोजन किस में जाएगा, बड़ी आंत में। छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। तो मोटे मोटे ये इसके अंदर आ जाएंगे बड़ी आंत, बड़ी आंत के सारे बच्चों पार्ट हैं एलिमेंट्री कैनल यानी आहार नाल के, ये पार्ट हैं, ठीक है। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे
ताकि आपको समझ आए। देखो मैं ना तो तुम्हें कम बताऊंगा ना ज़्यादा, टू द पॉइंट बताऊंगा जितना एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ज़्यादा बता के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ यूपीएससी लेवल का पढ़ा दूँ और एग्जाम में वो आए ना। तो अब पढ़ते हैं बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या आएगा बच्चों। सबसे पहले आएंगे बच्चों दांत, ठीक है, सुंदर सुंदर से दांत। तो दांत भाई सबसे पहले आएंगे। जैसे ही तुम मुंह खोलोगे ना तो सबसे पहले आपके दांत आपको दिखाई देंगे, ठीक है। मुंह खोले बिना भी दांत दिखाई देते हैं, देखो 32 ठीक है, मुंह खोले बिना भी दांत दिखाए जा सकते हैं। तो पहले हम दांतों की बात करेंगे, इससे पहले एक बात समझो, ठीक है। जब हम मुंह खोलते हैं ना, ये आपने मुंह खोल दिया, जैसे मुंह खोला तो ये जो सुरंग जैसी दिखाई दे रही है ना, इसे ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं बच्चों, ठीक है। जब हम मुंह खोलेंगे तो आपको जो ये सुरंग सी दिखाई देगी ना, इसको कहेंगे या तो कह लो इसको ओरल कैविटी, ठीक है, या तो कह लो ओरल कैविटी, या इसी को कहते हैं बच्चों बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी किसको कहते हैं? जब मुंह खोलोगे आप तो ये सुरंग जैसी बनेगी। कैविटी का मतलब खाली जगह, और हिंदी में कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा, गुहा का मतलब कैविटी बच्चों, मुख गुहा कहते हैं, ठीक है। मुंह खोलोगे तो इसको कहते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। अगर कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि पाचन क्रिया शुरू कहाँ से होती है, तो यही आंसर आएगा। ये हमारा जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी समझ रहे हो ना, मुंह खोल रहा हूँ तो उसके अंदर दांत हैं, जीभ है, और ये खाली जो जगह है, इस सबको मिला के हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। तो यहाँ से हमारा जो पाचन है ना वो स्टार्ट होता है बच्चों। तो अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप कहोगे सर बक्कल कैविटी से पाचन क्रिया, मुख गुहा से शुरू होगी पाचन क्रिया। अब आ जाओ भाई दांत के बारे में बात करते हैं। देखो दांत क्या होते हैं बच्चों? दांत की जो कंपोजिशन होती है ना, वो दांत बच्चों जिससे हमारी हड्डियां बनी है ना, कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन, इन 3 चीज़ों से अपने दांत भी बने होते हैं, ठीक है। अब जो दांत जो होते हैं, पूरे दांत अपने वाइट नहीं होते। दांत का ऊपर वाले जो लेयर होती है ना, दांत की वाइट होती है भाई, पूरे दांत वाइट नहीं होती। मैं क्या कह रहा हूँ, दांत की जो ऊपर वाली लेयर है, दांत की जो ऊपर वाली लेयर है ये वाइट होती है बच्चों। तो दांतों की जो ऊपर वाली लेयर है ये वाइट होती है, और इस ऊपर वाली लेयर को आप क्या कहते हो बच्चों? इनेमल, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था। ये मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है बच्चों। तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर हिस्सा होता है ना, वो दांतों का इनेमल है बच्चों, दांतों का इनेमल है। अब दांतों के बारे में एक बात और समझना, देखो हमारे दांत 2 बार आते हैं, एक तो होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं बच्चों स्थायी दांत। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो पूरी तरह से बच्चों मांसाहारी है, कार्निवोरस है, उनके दांत जिंदगी भर आते रहेंगे। जैसे भेड़िया हो गया, मगरमच्छ हो गया, इनका काम ही दांतों से चल रहा है, तो इनके दांत टूटेंगे, जिंदगी भर आते रहते हैं इनके दांत। अपने तो केवल 2 ही बार आएंगे, एक तो दूध के दांत, फिर स्थायी दांत, ठीक है। तो एक बात याद रखना भाई, दांतों का ऊपर का जो है उसे क्या कहते हैं बच्चों? इनेमल कहते हैं। और मानव शरीर का ये सबसे कठोर हिस्सा है, ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर। तो अगर ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है, तो दांतों का इनेमल, ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है। अब बात समझो भाई, जो दांत होते हैं ना बच्चों, मैंने कहा 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के दांत हो गए आपके, 2 प्रकार के, ठीक है। पहले दांत हुए बच्चों दूध के दांत, ठीक है, पहले दांत हुए आपके कौन से? दूध के दांत हो गए भाई सबसे पहले। तो सबसे पहले हुए भाई दूध के दांत, ठीक है, दूध के दांत, जिसे हमने कहा मिल्क टीथ भाई, मिल्क टीथ, ठीक है। और दूध के दांतों की संख्या होती है बच्चों 20। ये सारे के सारे टूटते हैं, दोबारा आते हैं भाई, ठीक है। तो 7-8 साल में ये टूटना शुरू हो जाते हैं, 12-13 साल तक ये टूटते हैं बच्चों। तो दूध के दांतों की संख्या होती है 20 बच्चों। दूसरे प्रकार के दांत होते हैं बच्चों स्थायी दांत, हमारे स्थायी दांत, स्थायी, जिन्हें तुम कहते हो परमानेंट टीथ भाई, परमानेंट, परमानेंट दांत बच्चों, ठीक है। इनकी संख्या होती है बच्चों 32। अब तुम एक बात समझना, देखो दूध के दांत कितने थे? 20 के 20 टूटे, दोबारा आए, लेकिन स्थायी दांतों की संख्या होगी बच्चों 32। इसका मतलब इन दोनों का अगर तुम डिफरेंस देखोगे तो 12 दांत हमारे ऐसे होते हैं जो एक ही बार आते हैं। तो एक ही बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? एक ही बार आएंगे, जो एक ही बार जो दांत आएंगे बच्चों, उनकी संख्या है 12। तो 12 दांत हमारे ऐसे होते हैं बच्चों जो एक ही बार आते हैं। और 2 बार आने वाले दांत कितने हैं? ये दूध के दांत भाई 2 बार आएंगे। 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार आएंगे। इतनी बात ठीक है। तो ये तो मैंने कहा 2 प्रकार के दांत हो गए भाई। एक तो हो गए दूध के दांत, ये दूध के दांत हैं हमारे, एक बार टूटे दोबारा आए, फिर हुए स्थायी दांत।
तो ये तो दांत हुए बच्चों दूध के स्थायी दांत, भाई कितनी बार आ रहे हैं। अगर हम दांतों को स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो फिर 4 प्रकार के दांत हैं। तो संरचना के आधार पर जो दांत हैं बच्चों, संरचना के आधार पर जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से दांत अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं दांत की बात करूं, ठीक है, संरचना के आधार पर दांत होते हैं बच्चों 4 प्रकार के। तो मेरे ख्याल से विजिबिलिटी सही है। तो संरचना के आधार पर बात करूं तो दांत होंगे बच्चों 4 प्रकार के। तो किसके आधार पर बच्चों? संरचना के आधार पर, ठीक है, संरचना के आधार पर दांत कितने प्रकार के होंगे? संरचना के आधार पर, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर दांत। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखूं मैं, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखूं तो स्ट्रक्चर के हिसाब से दांत कितने प्रकार के होंगे बच्चों? स्ट्रक्चर के हिसाब से दांत होंगे हमारे कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत होंगे, ठीक है। इंग्लिश में नाम आपको दिखाई दे रहा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में अगर मैं इनके नाम बताऊं तो इंसीजर को हिंदी में कहते हैं बच्चों कृंतक, कुतरने वाले दांत भाई, कृंतक, ठीक है। कैनाइन का मतलब होता कुत्ते जैसे दांत, इनको कहते हैं बच्चों रदनक। और प्रीमोलर को हिंदी में कहते हैं अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। ऊपर से तुम इनकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। और मोलर को कहते हैं बच्चों चवर्णक, चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत हैं। हिंदी में मैंने इनके नाम लिख दिए, ठीक है। अब बात समझना तुम, ठीक है। इनको याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप देखो ICPM, ICPM, मैंने प्रधानमंत्री देखा, ICPM, वैसे तो आईसा होगा, ठीक है, तो ICPM, तो लाइन याद रहेगी, मैंने प्रधानमंत्री देखा। तो जो इंसीजर दांत होते हैं ना बच्चों, आगे के 4 दांतों को इंसीजर कहते हैं। 2 अपने लेफ्ट में है, 2 अपने राइट में, कुतरने के लिए होते हैं ये दांत। ये सबसे पहले आते हैं, जैसे चूहे के तुमने देखे होंगे कुतरने वाले दांत, खरगोश के कुतरने वाले दांत, गिलहरी के कुतरने वाले दांत। एक और चीज़ होती है, जो चूहा, गिलहरी, खरगोश है ना, इनके ये दांत जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। और ये अगर इन दांतों को घिसेंगे नहीं, खरगोश हो गया, गिलहरी हो गई और चूहा हो गया, तो ये इतने बड़े हो जाएंगे कि जैसे मान लो ये दांत 2 नीचे के 2 ऊपर के बड़े हो गए। उसके बाद जब चूहा मुंह बंद करेगा तो उसका जो जबड़ा ना वो लॉक हो जाएगा। इसलिए ना ये जिंदगी भर चीज़ों को कुतरते रहते हैं ताकि इनके दांत घिस जाएं। बढ़ते तो मनुष्य के भी हैं ये दांत, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ते हैं। लेकिन इन जानवरों के हो गए जैसे चूहा, खरगोश, गिलहरी, इनके जिंदगी भर बढ़ते हैं, ठीक है। तो संरचना के हिसाब से 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब एक फॉर्मूला है बच्चों 21-23, 21-23, 21-23, ये तिथ फॉर्मूला है बच्चों। ये फॉर्मूला है स्थायी दांतों का बच्चों। ये फॉर्मूला किसका है बच्चों? स्थायी दांतों का, स्थायी दांतों का ये फार्मूला है। बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। 21-23 सभी को पता भी होगा वैसे, ठीक है। या ऐसे रख लो 2 और फिर 1 2 3, 21-23 2 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों? जो ये कृंतक दांत होते हैं ना बच्चों, ये 2 लेफ्ट में होते हैं, 2 राइट में होते हैं बच्चों। एक जबड़े की बात कर रहा हूँ, 2 लेफ्ट में 2 राइट में। इसी प्रकार जो ये कैनाइन होता है ना, ये 1 लेफ्ट में 1 राइट में होता है। इसी प्रकार अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर, ये 2 लेफ्ट में 2 राइट में होते हैं। और ये जो होते हैं बच्चों, ये 3 लेफ्ट में और 3 राइट में होते हैं। यानी तुम्हें जो बुक वगैरह में मिलेगा ना, ऐसे मिलेगा 2/2, 1/1, 2/2, 3/2। तो इनका मतलब क्या है कि जो आपके पहले इंसीजर है ICPM है ना, जो इंसीजर हैं 2 लेफ्ट में है 2 राइट में, एक जबड़े में 4 हैं। कैनाइन 1 लेफ्ट में 1 राइट में, एक जबड़े में 2 हैं। और प्रीमोलर 2 लेफ्ट में है 2 राइट में, और मोलर 3 लेफ्ट में और 3 राइट में। अगर यहाँ से देखा जाए तो जो ये मोलर दांत है ना, ये सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे जबड़े के अंदर। एक जबड़े में 6 हैं ये। तो जो ये मोलर दांत है ना, इनकी टोटल संख्या होगी 12। तो सबसे ज़्यादा दांत होते हैं मोलर। और यहाँ से तुम ये भी देख पा रहे हो कि जो कैनाइन होते हैं ना, ये सबसे कम होते हैं, एक जबड़े में 2 हैं। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 4। इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? एक जबड़े में 4, टोटल 8। और इनकी संख्या एक जबड़े में 4, ये भी टोटल 8। तो टोटल संख्या क्या है? इंसीजर कितने होते हैं बच्चों? 8। कैनाइन कितने होते हैं? 4। प्रीमोलर 8 और मोलर 12। ये हमारे दांतों की क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर है, कितने कितने होते हैं। अब जो दूध के दांत होते हैं ना बच्चों, दूध के दांत, ये तो स्थायी दांत हैं। तो जो दूध के दांत होते हैं ना, उनमें थोड़ा, दूध के दांत तो 20 हैं। अब दूध के दांत जो होते हैं ना बच्चों, उनका फॉर्मूला जो है वो है 2102, ठीक है। ये अगला 21 तो रहेगा,
दूध के दांतों की संख्या कितनी है? देखो ये अगला 21 तो रहेगा, 2102, 2102 बच्चों। यानी दूध के दांत क्या हैं? इंसीजर क्या होंगे? 2 लेफ्ट में आएंगे, 2 राइट में आएंगे, यानी इंसीजर पूरे आएंगे। कैनाइन भी पूरे आएंगे, 1 लेफ्ट में 1 राइट। मोलर आएंगे ही नहीं। और प्रीमोलर जो 3-3 है ना, ये 2-2 आएंगे। यानी दूध के दांतों में जो मोलर दांत हैं हमारे चवर्णक, वो नहीं आते। ठीक है, तो दूध के दांत क्या होते हैं बच्चों? देखो एक जबड़े के अंदर 4, 2, 6, 4, 10 और दोनों जबड़ों के अंदर मिला के हो गए 20 भाई। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई दूध के दांत में, दूध के दांतों में, ठीक है, दूध के दांतों में प्रीमोलर नहीं आते बच्चों, प्रीमोलर नहीं आते, नहीं आते। आपने एक चीज और ध्यान दी होगी, देखो जो ये मोलर है ना, स्थायी दांतों में तो 3-3 थे और यहाँ पे हमारे पास क्या, दूध के दांतों में 2-2 हैं। तो जो ये मोलर है ना, ये भी पूरे नहीं आते। एक को हम कहते हैं बच्चों अकल जाड़, विस्डम टीथ जिसे कहते हैं, अकल जाड़। वो क्या होता है 17 से 25 साल के बीच में आती है, वो बाद में आती है। तो जो भी बच्चे अभी ज़्यादातर बच्चे, तुम अगर सीईटी वगैरह या रेलवे की जो तैयारी बिठा रहे हो, तो तुम्हारी हो सकता है तुम्हारी अभी अकल जाड़ आई ना हो। ठीक है, ज़्यादातर लोगों की वैसे तो 17 से 25 कह देते हैं, लेकिन 23-24 साल में ही ये आती है। तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो कहते थे अकल जाड़ आ गई, अब अकल आ गई, इसका ब्याह करवा दो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये बात होगी बच्चों किसके बारे में? दांतों के बारे में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक भी कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। अब चलते हैं बच्चों हम थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आ जाओ बच्चों जीभ के बारे में। ठीक है, अब आ जाओ जीभ के बारे में। ठीक है, दांतों के बारे में एक आधी बार देखो एसएससी वगैरह में या एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जो हाथी के जो दांत बाहर दिखाई देते हैं ना, ये बात भी तुम चलो नोट डाउन कर लेना। हाथी के जो बाहर दांत दिखाई देते हैं ना, वो बच्चों सेकंड इंसीजर होता है। ठीक है, तो हाथी के जो बाहर दांत नहीं दिखाई देते, हाथी के दांत को हम गजदंत कहते हैं। ठीक है, गजदंत। तो हाथी के जो बाहर दांत दिखाई देते हैं ना, 2 दिखाने वाले दांत, वो हमारा सेकंड इंसीजर होता है बच्चों। तो ये एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया, ये क्वेश्चन याद रखना। तो हाथी का बाहर दिखने वाला दांत कौन सा है? सेकंड इंसीजर भाई, सेकंड इंसीजर, सेकंड इंसीजर होता है। तो हाथी का बाहर दिखाई देने वाला दांत कौन सा होता है बच्चों? सेकंड इंसीजर। तो हाथी का बाहर दिखाई देने वाला दांत है सेकंड इंसीजर। ठीक है, हिंदी में कहेंगे दूसरा कृंतक। तो हाथी के जो दांत बाहर दिखाई देते हैं वो इंसीजर होता है बच्चों, दूसरे नंबर का जो इंसीजर हमने पढ़ा ना, इंसीजर 2 लेफ्ट में 2 राइट में, तो एक तो अंदर है, दूसरे वाला बाहर निकला था हाथी का। तो हाथी का बाहर दिखाई देने वाले जो दांत हैं बच्चों, वो सेकंड इंसीजर है। अब आ जाओ बच्चों जीभ के ऊपर। ठीक है, जीभ के ऊपर देखो क्या बात है। तो अगर मैं जीभ की बात करूं तो जीभ के तो वैसे बहुत सारे काम हैं। ठीक है, कि भाई जीभ का ही तो सारा खेल है। अगर आप जैसा बोलते हो वैसा ही लोग आपके साथ व्यवहार करते हैं, तो जीभ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाचन क्रिया में। तो पाचन क्रिया में क्या होता है भाई, जीभ के ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं। जीभ के ऊपर देखो क्या होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं। जैसे आपको यहाँ जीभ दिखाई दे रही है, ठीक है, तो मैं थोड़े दाने बना दूँ, तो ऐसे ऐसे दाने होते हैं जीभ के ऊपर, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको ये दिखाई देंगे। तो जीभ के ऊपर जो ये दाने हैं ना बच्चों, इनको कहते हैं बच्चों टेस्ट बड्स, टेस्ट बड्स कहते हैं इनको। ठीक है, जिनसे हमें स्वाद का पता चलता है, इन्हें कहते हैं स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं कहते हैं इनको। तो जीभ के ऊपर जो ये छोटे छोटे दाने होते हैं बच्चों, इनको क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं। इनसे हमें किसका पता चलता है बच्चों? स्वाद का पता चलता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि भाई जो ये जीभ का ना अलग अलग हिस्सा होता है ना, अलग अलग स्वाद के लिए सेंसिटिव होता है। जो आगे वाला हिस्सा होता है बच्चों, ये आगे वाला हिस्सा, ये मीठे स्वाद के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना, आगे वाला हिस्सा मीठे स्वाद के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, आगे वाला हिस्सा मीठे स्वाद के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये कड़वे स्वाद के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो आगे से तो मीठा, आगे से हमें मीठा स्वाद का ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, और पीछे से कड़वा, पीछे से कड़वा, पीछे से कड़वे स्वाद का पता चलेगा। और जो ये किनारे वाला पोर्शन है, इतना इतना हिस्सा देखो, ये हिस्सा, यहाँ से नमकीन का पता चलेगा। और जो ये हरे रंग का बना है ना, हरा रंग इसलिए दे रखा है, देखो हरी चीज़ ज़्यादातर खट्टी नहीं होती है, आंवला देखो हरे रंग का, तो जो ये हरा पोर्शन है खट्टा स्वाद का यहाँ से एहसास होता है।
आप जीभ वाला बिल्कुल बीच वाला हिस्सा देखो, यहाँ पे स्वाद कलिकाएं हैं ही नहीं, तो जीभ के बिल्कुल बीच वाले हिस्से से हमें स्वाद का पता नहीं चलता बच्चों। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा याद रखना। तो जीभ के ऊपर जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है उन्हें कहते हैं स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड्स उन्हें कहते हैं। अब चलो बच्चों आगे देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, तो जीभ हमने पढ़ ली, दांत हमने पढ़ लिए। अब चलेंगे हम बच्चों भोजन नली पे आ जाओ। एक वर्ड देख लो पहले। ठीक है, पेरिस्टेलिसिस। तो ये क्या होता है एक बात देखना। ठीक है, पेरिस्टेलिसिस, तो ये एक आधी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि क्या होता है पेरिस्टेलिसिस। तो थोड़ा सा तुम समझना क्या मतलब है इसका। वर्ड क्या है बच्चों, पेरिस्टेलिसिस, कर्माकुंचन। कर्माकुंचन क्या होता है, तो तुम यहाँ इमेज देख पा रहे हो, देखो हमारी ये भोजन नली है। जब हम खाना भोजन नली में से गुजरेगा ना, तो हमारी भोजन नली फैलेगी सिकुड़ेगी, फैलेगी सिकुड़ेगी। जैसे मान लो निवाला है, ठीक है, तो निवाला जहाँ पे होगा रोटी का टुकड़ा, तो वहाँ से भोजन नली फैल जाएगी और उसके साइड वाले हिस्से से सिकुड़ जाएगी। जब निवाला नीचे जाएगा, जहाँ जहाँ पे निवाला पहुँचेगा वहाँ से भोजन नली फैलेगी। तो जब खाना हमारी भोजन नली में से गुजरता है तो हमारी भोजन नली फैलती सिकुड़ती है। तो उसके अंदर एक लयबद्ध तरीके से एक मूवमेंट शुरू हो जाती है, रिदमिक मूवमेंट शुरू हो जाती है, उसको ही कर्मानुकुंचन कहते हैं। यानी भोजन जब भोजन नली में से जाएगा तो भोजन नली फैलेगी सिकुड़ेगी, इस घटना को कहते हैं कर्मानुकुंचन। जैसे तुम यहाँ देख पा रहे हो, मान लो यहाँ पे है ये भोजन, तो यहाँ का हिस्सा आपका देखो ये फैल गया और इसके नीचे वाला हिस्सा सिकुड़ा है। फिर थोड़ी देर में भोजन यहाँ पहुँच गया, यहाँ का हिस्सा फैल गया। तो भोजन नली में आपकी क्या है, एक रिदमिक मूवमेंट शुरू हो जाएगी फैलने और सिकुड़ने वाली, इसको कहते हैं कर्मानुकुंचन। ठीक है, पेरिस्टेलिसिस, पेरिस्टेलिसिस। ठीक है, मेरी बोतल है ना, उसमें पानी देना, नीचे नीचे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात तुम समझ गई, याद रखना। ठीक है, तो भोजन नली में क्या होता है, भोजन नली में भोजन नली में भोजन नली में लयबद्ध तरीके से लयबद्ध तरीके से ठीक है, भोजन नली का कर लो मैं की जगह, भोजन नली का लयबद्ध तरीके से फैलना और सिकुड़ना। भाई ये इसकी डेफिनेशन होगी, फैलना और सिकुड़ना। मेरे ख्याल से बात तुम समझ ही गए होंगे। ठीक है, पेरिस्टेलिसिस। अब जो हमारी भोजन नली है ना बच्चों, जो यहाँ पे भोजन नली होती है, जी आपको दिखाई दे रही है, भोजन नली है। ठीक है, भोजन नली। ठीक है, इस भोजन नली को हम वैज्ञानिक भाषा में ईसोफेगस कहते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, कई इसके आगे ओ भी लगा देते हैं, दोनों ठीक है, ओ लगा लो चाहे सीधा ई से लिख दो। ठीक है, और इसे हिंदी में ग्रास नली भी कह देते हैं, ग्रास नली। खाने का जो टुकड़ा होता है उसे ग्रास कहते हैं, सभी को पता होना चाहिए, ग्रास नली। और ये ग्रास नली हमारी लगभग 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ये बात याद रखना थोड़ा भोजन नली के बारे में। तो ये जो भोजन नली है 25 सेंटीमीटर इसकी जो है बच्चों एवरेज लेंथ होती है। तो भोजन नली की ये हमारी लंबाई है। ठीक है, अब चलो बच्चों आगे की तरफ देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब जब हम भोजन नली में से भोजन हमारा गुजरेगा, इस भोजन नली में से जैसे हम भोजन को निकलेंगे तो सबसे पहले भोजन जाएगा बच्चों स्टमक में। ठीक है, स्टमक को हिंदी में कहते हैं अमाशय। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चों हमारा अमाशय। ठीक है, बीच में जो ये ग्लो कर रहा है ये अमाशय है। अब क्या होता है अमाशय, अमाशय की क्या क्या विशेषता है देखो। जो भोजन है ना, भोजन सबसे लंबे समय तक अमाशय में रहता है बच्चों। भोजन लगभग 4.5 से 5 घंटे तक अमाशय में रहता है भाई। 4.5 से 5 घंटे तक भोजन अमाशय में रहेगा। तो सबसे लंबे समय तक भोजन हमारा कहाँ रहेगा बच्चों, अमाशय में रहेगा। अब जो अमाशय की दीवार होती है ना बच्चों, जैसे हमारा ये अमाशय जे आकार का अमाशय हमारा होता है, पेट को अमाशय कह रहे हैं भाई, सीधी सीधी बात है। भोजन निकलेंगे तो हम देसी भाषा में कहते हैं पेट, और वैज्ञानिक भाषा में इसको कहते हैं अमाशय यानी स्टमक।
तो अब क्या होता है बच्चों, जो ये अमाशय की दीवार होती है ना, अमाशय की दीवार, इस पे ग्रंथियां होती हैं छोटी छोटी। तो अमाशय की जो दीवार होती है ना, अमाशय की जो दीवार है, अमाशय की जो दीवार है बच्चों, अमाशय की दीवार, ठीक है, अमाशय की दीवार पर है ग्रंथियां, ग्लैंड्स हैं बच्चों। इसकी दीवार पर क्या है, ग्रंथियां हैं। अमाशय की दीवार पे ग्रंथियां, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्लैंड्स। और इन ग्लैंड से बच्चों एक लिक्विड पदार्थ का सिक्रेशन होगा, जिसे हम कहते हैं बच्चों, इन ग्रंथियों से क्या निकलेगा, एक लिक्विड पदार्थ निकलेगा। और इस लिक्विड पदार्थ को हम कहते हैं बच्चों जठर रस। क्या कहते हैं इसको, जठर रस। जठर रस कहते हैं बच्चों, जठर रस। इंग्लिश में कहते हैं इसको गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई गैस्ट्रिक जूस का स्त्रावण कौन करता है, गैस्ट्रिक जूस का स्त्रावण, तो आंसर आएगा बच्चों अमाशय। ठीक है, तो हमने भोजन निगला, भोजन गया पेट में, सबसे ज्यादा समय तक भोजन 4.5 से 5 घंटे तक अमाशय में रहेगा। अमाशय की दीवार पे ग्रंथियां होती हैं जिनसे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है बच्चों। ठीक है, एक बात और तुमसे याद रखना, अब अमाशय के अंदर बच्चों एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाए प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन शुरू होगा बच्चों, पाचन अमाशय से शुरू होता है, अमाशय से शुरू। तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होगा, तो अमाशय से शुरू होगा बच्चों। तो अमाशय से डाइजेशन ऑफ प्रोटीन आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा बच्चों। तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होगा। अब अमाशय के अंदर जो ये जठर रस है ना बच्चों, ये जठर रस, ये जठर रस के अंदर मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं बच्चों। एक तो होता है बच्चों HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 2 एंजाइम होते हैं रेनिन और पेप्सिन। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लेना, आगे हम चलते हैं। अब देखो आगे की बात। अब आ गया बच्चों गैस्ट्रिक जूस। तो अब जठर रस की बात करेंगे। जठर रस किसने बनाया है, अमाशय ने। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस की बात करेंगे। तो इसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों, जठर रस, जठर रस। ठीक है, अब जठर रस के अंदर क्या है, सबसे पहले है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन और पेप्सिन है बच्चों। और ये म्यूकस तो अमाशय के अंदर ही होता है। म्यूकस भी क्या होता है भी मैं बात बताऊंगा तुम्हें। सबसे पहले भाई जठर रस के अंदर होता है HCl। इस HCl का क्या काम है, पहले तो ये भोजन के साथ जो कीटाणु अंदर आते हैं ना, उन कीटाणुओं को मारता है भाई। आपने खाना खाया, किसी रेडी पे से आपने खाना खा लिया, बिना हाथ धोए खा पी लिया, तो कीटाणु भी भोजन के साथ अंदर जाते हैं। तो पहले तो ये कीटाणुओं को मारता है बच्चों, कीटाणुओं को किल करना, मारना, पहला काम तो ये है HCl का। दूसरा काम क्या होता है बच्चों, अमाशय के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, वो सोया हुआ रहता है, जैसे तुम सोए रहते हो ना, तो तुम्हारे घर वाले कहते हैं बेटा उठ जा, पढ़ ले, ठीक है, कुछ तो कर ले। तो इसी प्रकार ये क्या करता है, एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम है पेप्सिन। नाम है, चाहे हिंदी और इंग्लिश में पेप्सिन ही कहेंगे। तो दूसरा काम इसका ये याद रखना, पेप्सिन को एक्टिवेट करना। एक्टिवेट का मतलब है सक्रिय करना भाई पेप्सिन को। तो ये जो ये पेप्सिन होता है ना बच्चों, ये एसिडिक मीडियम में ही अच्छी तरह से काम करता है। सब लोगों का अलग अलग स्टाइल है ना, किसी को केवल भक्ति वाला रीजन चाहिए, किसी को पार्टी वाला रीजन चाहिए काम करने के लिए, तो सबके अलग अलग मूड हैं। तो ये पेप्सिन क्या करता है, एसिडिक मीडियम में अच्छी तरह से काम करता है। पेप्सिन को क्या कर देता है HCl, एक्टिवेट करता है। तो ये 2 काम तुम याद रखना किसके बच्चों, HCl के। ये बात ठीक है। तो ये 2 HCl के काम हो गए बच्चों। अब ये जो 2 है ना, ये एंजाइम है बच्चों। तो आपसे अगर ये पूछ लेना भाई अमाशय के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, अमाशय के एंजाइम है ये दोनों। इसका पहले वाले का नाम है रेनिन, ठीक है, ये रेनिन एक एंजाइम का नाम है बच्चों, और दूसरे का नाम है पेप्सिन। ये दोनों ही प्रोटीन का पाचन करेंगे। तो इसीलिए मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया कि प्रोटीन का पाचन जो होता है बच्चों, वो अमाशय से शुरू होता है। तो ये दोनों प्रोटीन का पाचन करेंगे। ठीक है, अब रेनिन समझो क्या करेगा। रेनिन क्या करेगा, ये क्या करता है, दूध के अंदर एक प्रोटीन, ये दूध की प्रोटीन को पचाता है। देखो कैसे पचाता है, दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है, दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है। ठीक है, ये ऊपर वाला मिटो देता हूं तब तुम्हें बात समझ आएगी। तो अब रेनिन की बात समझो तुम, रेनिन क्या करेगा, रेनिन क्या करेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक चल रही है क्लास। तो हम्म, तो क्या होता है, दूध के अंदर बच्चों एक प्रोटीन होता है, दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है, और प्रोटीन का नाम है बच्चों कैसिन।
ठीक है। इस कैसिन प्रोटीन की वजह से ही दूध का कलर वाइट होता है। ये जो कैसिन प्रोटीन है ना, दूध को वाइट कलर देती है भाई, दूध का वाइट कलर। तो दूध का वाइट कलर किसकी वजह से होता है? कैसिन की वजह से होता है। तो दूध की जो प्रोटीन होती है ना बच्चों, कैसिन, ठीक है, इसे पैरा कैसिनेट में बदल देता है। ये पैरा कैसिन में या पैरा कैसिनेट में कह दो, पैरा कैसिन में बदल देता है बच्चों। कौन बच्चों? रेनिन। ये जो रेनिन नामक एंजाइम होता है ना बच्चों, ये इन्फेंट यानी शिशुओं के अंदर पाया जाता है। और ये एक इंपॉर्टेंट काम करता है। ये क्या करता है? दूध की ना कर्डिंग कर देता है, दूध को ना फाड़ देता है, दही जैसा बना देता है। ये दूध को दही में बदल देता है बच्चों रेनिन। जिससे क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है ना, अगर दूध उसमें से तेजी से गुजर जाए और नीचे चला जाए हाथ में, तो दूध का पाचन ही नहीं होगा। तो ये क्या करता है? जैसे ही दूध वहां पहुंचता है, रेनिन क्या करता है, दूध हमारे स्टमक में पहुंचता है तो ये उसकी कर्डिंग कर देता है, यानी उसको दही में टाइप में बदल देता है, उसे फाड़ देता है। तुमने देखा कई बार छोटा बच्चा उल्टी करे तो दही जैसी निकलती है। उससे क्या होता है, जो वो कर्डिंग से क्या होता है, जो दूध है ना वो स्टमक के पास से जब गुजरता है तो बिल्कुल आराम आराम से गुजरता है। और अगर दूध स्टमक में से आराम आराम से गुजरेगा तो इससे क्या होगा? एंजाइमों को मौका मिलेगा दूध में से, दूध को तोड़ के उसमें से पोषक तत्व निकालने का। ठीक है, तो ये काम होता है रेनिन का। तो ये दूध की प्रोटीन कैसिन को पैरा कैसिन या पैरा कैसिनेट में बदल देता है बच्चों। ठीक है, तो दूध की प्रोटीन को पचाता है। और ये ज्यादातर ये किस में पाया जाता है? ये इन्फेंट के अंदर पाया जाता है, यानी शिशुओं के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, शिशुओं के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा तो क्या करेगा बच्चों? दूध ही पीता शुरू में, तो शिशुओं के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है। ये रेनिन का काम है बच्चों। पेप्सिन क्या करता है? दूध के अलावा जो बाकी प्रोटीन होती है, ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है बच्चों। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टाइड। ठीक है, नाम याद रखना, पेप्टाइड। और पेप्टाइड क्या होती है बच्चों? पेप्टाइड अमीनो एसिड की चेन होती है पेप्टाइड। तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना। सारे पीपी हैं बच्चों इसका, पेप्सिन, प्रोटीन, पेप्टाइड। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, अब एक और वर्ड तुम्हें यहां दिखाई दे रहा होगा, म्यूकस। इस म्यूकस का और काम समझना। देखो म्यूकस, म्यूकस इसे हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा, ठीक है, ये म्यूकस को क्या कहते हैं? श्लेष्मा। इस म्यूकस का क्या काम है, एक बात समझना। ठीक है, तो ऊपर वाली चीज मेरे ख्याल से तुमने लिख ली होगी, नहीं तो वीडियो को आप थोड़ा सा रोक के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब बात समझना तुम थोड़ी सी। ये म्यूकस क्या करता है? म्यूकस, ये म्यूकस क्या करता है? ठीक है, तो मैंने क्या कहा भाई, म्यूकस को हिंदी में क्या कहते हैं? श्लेष्मा। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? श्लेष्मा। ठीक है, ये म्यूकस क्या करता है? देखो हमने पढ़ा कि जो ये जठर रस है ना, जठर रस, जठर रस के अंदर क्या है? HCl है। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, HCl। तो अगर ये HCl हमारे पेट के ऊपर गिर जाए बच्चों, HCl पेट के ऊपर गिर जाए तो हमारा पेट तो जल जाएगा। तो हमारा जो ये पेट होता है ना, पेट की दीवार होती है, इसके ऊपर ना एक म्यूकस की परत होती है। जैसे हमारी नाक में जो व्हाइट पदार्थ है ना, उसको भी म्यूकस कहते हैं बच्चों। तो जैसे ब्रेड के ऊपर अपन बटर नहीं लगा देते हैं, तो वैसे ही हमारे अमाशय के ऊपर म्यूकस की परत होती है। तो ये म्यूकस क्या करता है? हमारे अमाशय को HCl से प्रोटेक्ट करता है बच्चों। ठीक है, ये क्या करता है? हमारे अमाशय को HCl से बचाता है। अमाशय को HCl से बचाता है। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भाई। तो अमाशय की रक्षा HCl से कौन करता है बच्चों? म्यूकस। ठीक है, ये म्यूकस कई प्रकार की ग्रंथियों से बनता है। तो ये म्यूकस का काम हो गया बच्चों। अब एक वर्ड है बच्चों, काइम। ठीक है, एक वर्ड तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा होगा, काइम। तो ये काइम क्या होता है, एक बात समझना। ठीक है, काइम क्या होता है? दिख रहा है तुम्हें ये काइम? तो काइम एक वर्ड है, काइम क्या होता है समझो। ठीक है, काइम इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसको काइम या कुछ भी पढ़ लो तुम, काइम ही पढ़ेंगे वैसे तो। काइम, काइम क्या होता समझना। हमने क्या करा कि जब हमारा भोजन अमाशय के अंदर जाएगा, भोजन जो अमाशय के अंदर गया, अमाशय का मतलब स्टमक है ना, भोजन जब अमाशय में गया, भोजन कहाँ गया? अमाशय में। तो इसके अंदर क्या मिला बच्चों? जठर रस। जठर रस। तो जब भोजन, वैसे हमने सॉलिड भोजन खा रहे हैं मान लो, उसमें जब जठर रस मिला, जठर रस लिक्विड है, तो हमारे पास क्या होगा? एक लिक्विड बन जाएगा, एक तरल भोजन थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, यानी गाढ़े लिक्विड की फॉर्म में भोजन आ जाएगा। भोजन हमने रोटी खाई, रोटी के अंदर जठर रस मिला, तो भोजन क्या होगा? गाढ़, हमने चबा के ही तो भोजन अमाशय में भेजा था। तो जब भोजन के अंदर, भोजन अमाशय के अंदर पहुंचता है और उसमें जठर रस मिल जाता है, तो भोजन के अंदर जब जठर रस मिल जाता है तो एक हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों? एक थिक फ्लूइड बन जाता है, थिक फ्लूइड।
थिक फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब तरल पदार्थ बन जाता है, गाढ़ा तरल पदार्थ बन जाता है, गाढ़ा तरल। और इस गाढ़े तरल पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों, काइम। और सीधी भाषा में बताऊं, देसी भाषा में, तो स्टमक के अंदर जो भोजन होता है ना उसको काइम कहते हैं बच्चों। अमाशय के अंदर जो भोजन होता है उसके अंदर जब जठर रस मिल जाता है, गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है, तो भोजन और गैस्ट्रिक जूस के मिलने से जो मिश्रण बनता है उसको काइम कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, अमाशय के अंदर जो भोजन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बच्चों काइम, काइम उसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, तो ये बात तुम समझ गए होंगे क्या होता है काइम। ठीक है, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, बाकी फिर वीडियो को हम कल कंटिन्यू करेंगे। एक थोड़ी सी एक बात और समझ लो, एक चीज होती है बच्चों अल्सर। अल्सर क्या होता है, तुमने सुना होगा पेप्टिक अल्सर। तो मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, देखो अल्सर कहां कहां हो सकती है। अल्सर तीन जगह अल्सर हो सकती है। एक तो हमारी बच्चों भोजन नली में अल्सर हो सकती है। ठीक है, पहले तो मैं तुम्हें बताता हूं अल्सर होती क्या, फिर बताऊंगा कहां कहां होती है। अल्सर क्या होता है, देखो हमने क्या कहा था, अमाशय के अंदर बच्चों हमारा जो स्टमक है उसके ऊपर क्या है, म्यूकस की एक परत है। क्योंकि हमारे अमाशय के अंदर HCl बनता है, म्यूकस क्या करता है, हमारे अमाशय को HCl से प्रोटेक्ट करता है। अब मान लो ये हमारा अमाशय की परत है, मेरा हाथ ही लगा लो, ये अमाशय की परत है और ये अमाशय के ऊपर म्यूकस है। अब मान लो कहीं से म्यूकस हट जाए तो उस हिस्से में क्या होगा, HCl जला देगा और जलाने के बाद उस हिस्से में घाव बन जाएगा। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, अल्सर कहते हैं। यानी अमाशय का वो हिस्सा जहां से म्यूकस हटा और वहां से HCl से जल गया, जलने के बाद वहां घाव बन गया, उसे कहते हैं अल्सर। अब जिस हिस्से में घाव बनेगा वहीं पे अल्सर हो जाएगी। अब ये अल्सर कहाँ कहाँ हो सकती है, जैसे मान लो एक तो अमाशय के अंदर ही हो सकती है अल्सर, अमाशय के अंदर HCl से बर्न हो गया, वहां पे बन गया। कई बार क्या होता है अपने को, तुमने देखा होगा कई बार डकार आती है, खट्टी डकार की, आपके यहाँ गले में जलन हो जाती है। कई बार क्या होता है HCl ना हमारा ऊपर चल के भोजन नली के अंदर पहुंच जाता है, तो भोजन नली भी जलनी शुरू हो जाती है क्योंकि उसके अंदर तो म्यूकस है ही नहीं। तो एक तो भोजन नली में अल्सर हो सकता है, दूसरा अमाशय के अंदर अल्सर हो सकता है भाई, अमाशय के अंदर। और कई बार क्या होता है, ये एसिड अमाशय से नीचे जाओ ना तो छोटी आंत शुरू हो जाती है। छोटी आंत का ऊपर वाला हिस्सा है पक्वास है, तो छोटी आंत का ऊपर वाला हिस्सा है पक्वास है। तो कई बार एसिड पक्वाशय में पहुंच जाता है, वहां घाव पैदा कर देता, तो पक्वाशय में भी अल्सर हो सकती है, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं डियोडिनम, डियोडिनम। तो तीन जगह अल्सर हो सकती है भाई। अल्सर क्या है, HCl से बर्न हो जाना हमारा अमाशय का हिस्सा, या हमारी भोजन नली का हिस्सा, या हमारा डियोडिनम का हिस्सा। तो यहाँ से क्या होता है, अगर HCl से यहाँ से बर्न हो जाएगा तो यहाँ घाव बन जाता है, और इसको क्या कहते हैं बच्चों, अल्सर कहते हैं, अल्सर। ठीक है, तो ये तीन जगह अल्सर हो सकती है। तो यहाँ तक की बच्चों हमने क्लास कर ली है। इसी टॉपिक को हम कल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पाचन तंत्र वाली क्रिया को, तंत्र वाले टॉपिक को। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी फिर मैं आपको यहाँ से पूछूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।